ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समय के पत्थर पर लिखा इतिहास विवादों की एक चिंगारी से भयानक आग में बदल जाता है। संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने 16वीं सदी के वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद इस बयान की चिंगारी से देश भर में बवाल मचा हुआ है। हालांकि बीते दिन 26 मार्च को करणी सेना ने सांसद रामजीलाल के आगरा आवास पर जमकर हंगामा काटा, लेकिन सुमन अपने दिए गए बयान से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं और विपक्ष लगातार इस पूरे विवाद और हंगामे को लेकर सरकार पर प्रहार कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि पूरा विवाद आखिर है क्या। इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। कई दिन से, बल्कि 22 तारीख से ही लोग तमाम तरह के बयान दे रहे थे और सोशल मीडिया पर पहले से घोषित था कि कल हमारे घर पर जाएंगे, घर में घुसने की कोशिश करेंगे, प्राणघातक हमला करेंगे। और मजेदार बात है कि 6 किलोमीटर तक वो बुलडोजर लेकर के हमारे घर पर आ गए, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, मकान का गेट तोड़ दिया। कुल मिलाकर के प्राणघातक हमला उन लोगों ने किया। तो एक सोची समझी साजिश के तहत वो लोग आए थे और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आगरा में थे। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई सांसद सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदन में कहा है कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया था और ऐसे में मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए। इस बयान पर ही सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कड़ी निंदा करते हुए बयान को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। और आइए जान लेते हैं कि आखिर राणा सांगा कौन थे, क्या वो बाबर को हिंदुस्तान लेकर आए थे या नहीं। इसी पर ही हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदन में कहा कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया था। ऐसे में मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए। इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने कड़ी निंदा करते हुए बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी ने इस बयान पर सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसकी आलोचना की है, लेकिन इस विवाद को लेकर इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। और क्या बाबर को राणा सांगा भारत बुलाए थे? साल 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। हालांकि पानीपत की पहली लड़ाई के काफी पहले ही बाबर ने भारत की यात्रा शुरू कर दी थी, क्योंकि तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज बाबर को अपनी मातृभूमि फरगाना से खदेड़ दिया गया था।
वो अपने साम्राज्य का सपना देख रहा था, इसलिए काबुल के बीहड़ों में 2 दशक से ज्यादा समय बिताया। फिर भी फरगाना और समरकंद में स्थित अपनी पैतृक भूमि को वापस नहीं पा सकता तो भारत की समृद्धि ने उसे आकर्षित किया। यहाँ शासन का सपना लेकर आया और सफल भी रहा। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वो राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। साल 1509 ईस्वी में पिता महाराणा रायमल के निधन के बाद महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे। उन्हें मेवाड़ के महाराजाओं में सबसे प्रतापी योद्धा माना जाता है। बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई जीती तभी से उसका सामना महाराणा सांगा से होने लगा था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, पर राणा सांगा को हराए बिना ऐसे कतई संभव नहीं था। दूसरी ओर पानीपत के युद्ध के बाद अफगान नेता भागकर महाराणा सांगा की शरण में पहुंचे। ऐसे में राजपूतों और अफगानों का मोर्चा बाबर के लिए डर का कारण बन गया। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में हुई लड़ाई में बयाना पर जीत भी हासिल कर ली थी। ये बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की एक महत्वपूर्ण जीत थी। वहीं राजपूतों की वीरता की कहानियां सुन बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। अब 16 मार्च 1527 की बात है। सुबह सुबह भरतपुर के खानवा में महाराणा सांगा और बाबर की सेना में युद्ध शुरू हो गया। पहली लड़ाई तो राजपूतों ने जीत ली, लेकिन तभी अचानक एक तीर राणा सांगा की आंख में लग गया। इससे उनको युद्ध भूमि से दूर होना पड़ा। इसके कारण राजपूत इस युद्ध में हार गए। यही कारण रहा कि भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। यही नहीं, बाबर से हुए युद्ध का बदला लेने के लिए उसका साथ दे रहे सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। इससे 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया। कई बार कहा जाता है कि बाबर के भारत की ओर आने का कारण मेवाड़ के महाराणा का निमंत्रण था। असल में ये पत्र खुद बाबर ने राणा सांगा को भेजा था। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसने खुद महाराणा को निमंत्रण भेजा था, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 18 बार हरा चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इतिहासकार GN शर्मा और गौरी शंकर हरिचंद ओझा के हवाले से बताया गया है कि बाबर ने राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के खिलाफ साझा प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और दिल्ली के शासक के खिलाफ गठबंधन की आस में उसने खुद ही राणा सांगा से संपर्क किया था। ये भी माना जाता है कि शुरुआत में राणा सांगा इसके लिए तैयार भी दिख रहे थे, पर मेवाड़ दरबार में संभवतः अपने सलाहकारों के विरोध के कारण राणा सांगा ने इस गठबंधन से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि राणा सांगा ने कभी भी बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबर को निमंत्रण भेजा किसने था? इसका जवाब भी इतिहास में ही छिपा है। ये साल 1523 की बात है, जब दिल्ली सल्तनत के ही प्रमुख लोगों से बाबर को निमंत्रण मिला था। इसमें सुल्तान सिकंदर लोधी का भाई आलम खान लोधी, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा अलाउद्दीन शामिल था। इन लोगों ने इब्राहिम लोधी के दिल्ली पर शासन को चुनौती देने के उद्देश्य से बाबर की मदद मांगी थी। खासकर इब्राहिम लोधी के शासनकाल में पंजाब का गवर्नर रहा दौलत दिल्ली को बाबर की मदद से कमजोर कर दिल्ली को अपने शासन का हिस्सा बनाना चाहता था। इतिहासकारों की माने तो बाबरनामा में राणा सांगा के एक निमंत्रण का उल्लेख जरूर किया गया है। हालांकि इस निमंत्रण में पानीपत की लड़ाई के बाद का जिक्र है, जब खुद बाबर राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसे में ये कहना कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था कतई उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल यहाँ बुलेटिन में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए आप मेरे सहयोगी सुरभि के साथ बने रहिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।